जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक को भूमि संसाधन को पढ़ने वाले हैं। आज का मुख्य बिंदु को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मंजिल मुश्किल ज़रूर है, यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है, मंजिल मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है दोस्त। यानी कि मंजिल मुश्किल है, इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन असंभव नहीं है। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक को भूमि संसाधन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमने इस वीडियो में पूरा कोशिश किया है कि आपको याद न करना पड़े, ऐसे ही एक बार आप सुन लें तो याद हो जाए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि ए टू जेड जितने भी अदर भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी उन सारी जानकारियों को इस कंटेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे एक लाइक बटन ज़रूर दबा देंगे, और चाहे तो आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न को ले लेते हैं। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। यानी कि ऐसा भूमि जो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बंजर होते जा रहा है, तो वो भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका मुख्य कारण पूछा गया है। इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है दोस्त। तो आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क में है वनोन्मूलन, ऑप्शन क है गहन कृषि यानी कि गहन खेती, और ऑप्शन सी है अति पशुचरण, और ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। तो वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई जो है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, कि इसके कारण से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। यानी कि भूमि दिन प्रतिदिन क्या होती चली जाती है, बंजर होती चली जाती है। दोस्त आप ये बताएं कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, और हमारे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, वन पढ़ा रहे हैं तो आप वन के बारे में बता दीजिए। ठीक है दोस्त, और ये भी आप बताएंगे कि कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है और मिट्टियाँ कितनी प्रकार की होती है। चलिए इस वीडियो में आप बने रहें, आगे हम बता भी देंगे। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। 2 नंबर में कहा गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अब दोस्त सोपानी कृषि की बात कर लेते हैं, ये क्या होती है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, हरियाणा क में, और बी में है पंजाब, और सी में है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और डी में है आपका उत्तराखंड। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिहार का मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि देखने को मिलती है। ठीक है दोस्त, अब ये जान ले सोपानी कृषि होती क्या है। दोस्त आपको बता दे कि सोपानी कृषि जो होती है एक प्रकार की सीढ़ीनुमा कृषि होती है। ठीक है दोस्त, यानी कि नीचे की ढलानों की तरफ जो खेत बना करके, छोटे छोटे कियारी बना करके जिसमें कृषि होती है, उसी को ही हम सोपानी कृषि कहते हैं। आप आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे सोपानी कृषि क्या होती है और ये किस राज्य में प्रचलित है दोस्त। तो आप बताइए दिए हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या बताएं, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में सोपानी कृषि होती है। यानी ढलानों पर क्या होती है कि ये इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है ये सभी बताएंगे। आप वीडियो में बने तो रहें। 3 नंबर को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्त आपका, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पे है पाया जाता है, यानी कहाँ है, यानी मरुस्थलीय। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्त आपको ऐसे भी पता होगा कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे बलुई मिट्टी होगी। तो बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाएगी। कंकरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी,
ठीक है दोस्त। तो ऐसे तो आप इसका 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऐसे भी आप दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर राजस्थान होगा। होता क्या है कि वहाँ पे राजस्थान में क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेत पाया जाता है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप गर्मी के मौसम में जो जायद फसल होती है, जायद फसल का मतलब होता है कि ऐसी फसल जो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु को मिला करके होती है, यानी कि वो हमेशा सालों भर बोई जाने वाली फसल को जायद फसल बोला जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में, जैसे कि ऐसे मौसम में, यानी कि आप मान सकते हैं क्या, खीरा ककड़ी या फिर उसको लालमी वगैरह, ये सभी कृषि होती है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का आप समझ गए होंगे कि कौन सा होता है। चलिए आप 4 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। देखिए क्या कहा गया है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आपका ऑप्शन में है ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एड्रीन और डी में फास्फोरस। तो दोस्त आपको पता ही होगा, इसका आंसर तो सबको ही जानते होंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चनों में से एक है, ये VVI क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है एड्रीन। अब ये एड्रीन क्या होता है, जो मेढक बच्चे देते हैं यानी जन्म करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्त, अगर ये एक प्रकार का रसायन होता है, अगर आप उस रसायन का यूज खेतों में अपने उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए देते हैं, तो जो मेढक के बच्चे होते हैं, लार्वा मर जाते हैं और जो उसका एड्रीन नहीं बन पाता है, एड्रीन नष्ट हो जाने के कारण मेढक के प्रजनन शक्ति कम हो जाती है और मेढक अपने प्रजनन नहीं कर पाते हैं। चलिए 4 नंबर आप समझ चुके होंगे। 5 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। 5 नंबर में कहा गया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ये तो बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बलुई मृदा, ऑप्शन बी में है रेंगुन मृदा, ऑप्शन सी में लाल मृदा और ऑप्शन डी में है पर्वतीय मृदा। चलिए दोस्त, तो आप इस काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसे रेंगुन मृदा रेंगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सही सोच रहे हैं कि इसका आंसर ख ही होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात कर लें कि मृदा के प्रकार। मृदा भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है? तो वैसे तो मृदा कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे देश में मिट्टी के जो प्रकार है मुख्य रूप से 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्त, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को हम इंग्लिश में तो पेडोलॉजी कहते हैं और ऐसे हिंदी में अगर बात करें तो इसे मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्त, और भारत में जो मृदा होती है इसे मुख्यतः 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्त, जिसमें से मुख्य रूप से आपको जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन आते हैं। और इसी में से काली मिट्टी है जिसे रेंगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है काली कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको बता दें जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक बार दिखा भी दें। चलिए दोस्त, आपको हम किताब तो पढ़ाने में मतलब कि नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन आपको किताब का निचोड़ आपको ज़रूर दे रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप देख लीजिए। यह मिट्टी क्या होती है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत के सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक है। ठीक है दोस्त, इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन आदि की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें उपजाऊ मिट्टी होने के कारण होती है। ठीक है दोस्त, अब ये देखिए, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है दोस्त, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और दूसरा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ठीक है दोस्त, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी होती है
और ये जहाँ भी पाई जाती है यहाँ पे अनाज की कमी नहीं होती है। ठीक है। अब काली मिट्टी की हम बात कर ले, इसी को हम रेगून मिट्टी बोले हैं। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने या फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टिटेनी मैग्नेटाइट जो होता है और जीवाश्म, इसके कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है दोस्त, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, शायद ही और किसी वीडियो में आपको ये मिले। आपको इतना महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत भी आई है रेंगून मिट्टी, यही आपका क्वेश्चन बना था। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो कि आपको शुरू में ही हमने बता दिया था। ठीक है। आगे देखिए, अन्य फसलों में जैसे कि इसमें गेहूं भी उगा सकते हैं आप, ज्वार बाजरा भी उगाया जा सकता है। भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, देखिए आपको शुरू में बताए थे, गुजरात, देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम क्षेत्र उड़ीसा, दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक, उत्तरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश के एवं दक्षिण क्षेत्र समुद्री क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब लाल मिट्टी की हम बात कर लें। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु विविध परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। और ये कैसे होता है, रवेदार जो चट्टानें होती है, कायनांतरित चट्टानें जो होती है, वहीं टूट फूट से इसकी निर्माण होता है। इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, वहीं आयरन माने लोहा। लाल मिट्टी का लाल रंग, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है। तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये भी पूछा जाता है कि लाल मिट्टी में क्या मिलाया जाता है ताकि इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है, तो इसमें चूना मिला दिया जाता है तो इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि किस मिट्टी में चूना मिलाने से उसका रंग पीला हो जाता है। तो लाल मिट्टी में अगर चूना मिला दीजिएगा तो इसका कलर पीला हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अम्लीय प्रकृति की यह मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन होती है, बंजर भूमि के रूप में यह मिट्टी पाई जाती है। यानी ये लाल मिट्टी जहाँ भी होगा वह मिट्टी क्या होगी, बंजर होगी, वह भूमि बंजर होगी। ठीक है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है। इसके अलावा गेहूं, दालें भी और मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं, लेकिन कब, जब चूना मिलाइएगा तभी इसकी उर्वरता बढ़ेगी। भारत में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी भाग के छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के पठार आप जानते ही हैं कि इसे भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले, मेघालय की गारो खासी की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ में ये पाई जाती है। कर्नाटक के भी कुछ भागों में ये पाया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है चूना मिलाने से इसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। ये VVI है, इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए लास्ट एक और पॉइंट है, इसका देख लेते हैं, लेटराइट मिट्टी के बारे में। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ठीक है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, यानी इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है और सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है। शैलों के ये भूप्रपट्टी के ऊपरी परत में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, तो वही है। शैलों के टूट फूट के निर्माण से इसका निर्माण होता है। इसमें लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवीय लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में लौ, आयरन तथा पोटाश की बहुलता होती है और इसके कारण इसमें क्या होता है, कुछ अनाज भी उपजाए जा सकते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक आपको ये चीज़ देख लेना है, केवलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। बस एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, और भी आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इलायची की खेती होती है, काजू की खेती होती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी लेटराइट मिट्टी में किस किस की, चाय, इलायची, काजू की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अच्छा,
कुछ दोस्तों का कहना है कि पहले सर हमको बताइए वन कितना है। तो दोस्त आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल 2.42% होती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी भूभाग है, यानी कि 71% जल है, 71% क्या है जल है, और 29% क्या है, 29% पानी, सॉरी 71% जल है, तो 29% क्या है, भूमि है। क्या है दोस्त, भूमि है। ठीक है, तो भूमि जो है, इसी भूमि का ये अपने आप में अब ये 100% हो जाएगा दोस्त। तो ये जो 100% होगा, इसका मात्र 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, भूमि का। ठीक है, और इसमें जो है भारत का क्षेत्रफल जो होगा अपने आप में 100% होगा कि नहीं दोस्त। अब जो 100% होगा उसके हिसाब से यूएनओ ने बताया है कि भारत में जो भी भूमि है उसका 33% तक वन होना चाहिए, जो कि अभी 33% नहीं है। अभी क्या है, इससे पहले की जो वनों की पता लगाया गया था उसमें लगभग 20.5%, उसमें कितना दोस्त, तो 20.48% था। लेकिन अभी के 2022 के बाद की बात कर रहे हैं, 2022 में इसकी जो था अभी लगभग 21.84%, यानी लगभग 1% की वृद्धि हुआ है। ठीक है, वो जो पौधे लगाए गए हैं। तो चलिए, अब आपको संतोष हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। जैसे तो आपको पहले ही बता दिए हैं, अब तो आपको इसका आंसर नहीं भी बताएंगे तो आप लिख सकते हैं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। चलिए, तो इसे हम आंसर के रूप में लिख लीजिए। सटीक आंसर अब लिख लीजिए। जलोढ़ मृदा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न में पूछा गया, सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपको हम अभी इससे पहले की एक कृषि बताए हैं, क्या सीढ़ी नुमा कृषि, वही है। पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बना करके यह खेती की जाती है, और इस प्रकार के कृषि को ही हम सर्वोच्च कृषि यानी समोच्च कृषि कहते हैं। इसमें मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि ऐसे क्या होगा, अब मान लीजिए कि अगर किसी पहाड़ से पानी बहते हुई आ रही है तो निश्चित रूप से पानी तेज गति से आएगी और पहाड़ों को तोड़ते हुई, कंकड़ बहाती हुई ले जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि पहाड़ों के ढलानों को हम रोक के पानी को इकट्ठा करेंगे, तो उस तरह से क्या होगा, पानी की गति धीरे होती चली जाएगी और आराम से नीचे उतर जाएगी बिना नुकसान पहुंचाए। तो ये इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन से भी बचा जा सकता है सर्वोच्च कृषि से। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस प्रकार की कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो समोच्च कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। यानी पवन अपरदन जहाँ पे होता है, यानी हवा जो होती है बाउंडर मचा देती है, वहाँ पे कौन सी कृषि की पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेयस्क है, जो फसल के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर देती है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचाए हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारत के किस भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर लिख लीजिए। गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में होते हैं। इसका रंग धुंधला से लेकर ललिमा लिए भूरे रंग का होता है।
ये क्या होती है दोस्त, यह हमारे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के द्वारा ही बनता है। दोस्तों आपको पता होगा डेल्टा क्या होता है। तो जो नदी डेल्टा बनाती है वो एक्स्चुअरी नहीं बनाएगी, और जो नदी एक्स्चुअरी बनाती है वो डेल्टा नहीं। तो भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो एक्स्चुअरी बनाती है। अब एक्स्चुअरी क्या होता है दोस्त, मान लीजिए डेल्टा पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये नदी जा रही है, ठीक है दोस्त, ये ऐसे नदी जा रही है, ठीक है। अब इस नदी में क्या है कि नदी का बहाव है, ऐसे नदी जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि नदी कंकड़ लेके आएगी, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कंकड़ लेके वही भी करेगी। तो कंकड़ लेके आएगी तो क्या करेगी, यहाँ पे गाज बना देगी, यानी कि गाज बना देगी और ऐसे टीला बना देगी, और इसमें से ठोकर मार के इधर से पानी निकल जाएगा और उसके उस साइड से निकल जाएगा पानी, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डेल्टा बन जाएगा, एक स्थान का निर्माण हो जाएगा। तो ये डेल्टा कहलाता है। और ये एक नदी क्या होती है, ये नदी जैसे कि आप समझ लीजिए, ये नदी ऐसे आती है और इसमें क्या होता है दोस्त कि ऐसे नदियाँ जो आती है और ये ऐसे बहते बहते ऐसे गार्ज बनाती है अंदर की तरफ, ठीक है दोस्त, अंदर की तरफ गार्ज बनाती है अंदर की तरफ, तो और फिर ऐसे बहने लगती है। तो ये क्या होती है, ये नदियाँ ये एक्स्चुअरी बनाती है, इसी को हम एक्स्चुअरी कहते हैं। आशा है कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। फसल चक्रण जो होता है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है, ये बहुत ज़्यादा VVI है। जैसा कि आपको कह दें कि रोज़ आपको एक ही भोजन करना है तो आप थक जाइएगा कि नहीं, ठीक उसी प्रकार एक ही खेत में आप एक ही कृषि बार बार करते हैं, यानी हर साल कृषि में धान ही उगाएंगे तो वो क्या होगा कि खेत बंजर होती चली जाएगी, यानी उसकी उर्वरता नष्ट होती चली जाएगी। और आपको बता दें कि हर कृषि के लिए नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि जो कृषि होते हैं, धान लगाते हैं या फिर कोई फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिया देते हैं जो कि नाइट्रोजन होता है। और आप एक बात जानते ही होंगे कि यूरिया में कितना % ये नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया का बोरा पे लिखा भी रहता है, कितना % लिखा रहता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे हम ही बता दे रहे हैं 46% होती है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, तो क्या नाम है कि इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और फसल बार बार बदल दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो राइबोजोबियम की जो जड़ें होती है, यानी दलहनी पौधे की जो जड़ें होती है उसमें राइबोजोबियम पाया जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है। तो ये नाइट्रोजन को बढ़ा देता है, यानी कहने का मतलब है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को ये बढ़ा देता है, नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। इसीलिए धान काटने के बाद में मसूर या फिर दलहन फसलें लगाई जाती है। ऐसे कृषि की उर्वरता भी बच जाएगी और अगले बार जो होगा भूमि की उर्वरता बनी रहेगी, अच्छी फसल भी होगी। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होता है, जो बोड़ा आप खाते होंगे, बोड़ा की अगर फसल को आप उसी में खेत में लगा करके और उसे गलवा देंगे तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, कंपोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी उर्वरता उसी से बढ़ती है। उसके बाद में सनई होता है, ढैंचा होता है, ये सभी होता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसके आंसर शीट को हम एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 धान्य फसलों के बीच में एक दलहन की फसलें को उगाकर फसल चक्रण कहा जाता है, यानी बदल बदल करके कृषि करना ही फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि अब आपका जो प्रश्न होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। आपका प्रश्न में कहा गया है, इसमें 3 प्रश्न है। जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, यही ना है दोस्त, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन से इसे कैसे रोका जाएगा, यानी कि इसका क्या भूमिका है। जल क्रांतता, अति सिंचाई में जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है, यानी ज़्यादा बार फसल उगाया जाए, खेतों को कभी भी खुला ना छोड़ा जाए, खाली ना छोड़ा जाए, उस स्थिति में जल क्रांतता वास्तव में होता क्या है, यानी जल की हानि,
जल क्रांतता कहलाती है। यानी जल क्या होगा कि बचेगा नहीं। जल आप जल पटा दिए यानी पानी खेत में डाल दिए और पता चला कि कल पानी नहीं रहा, सूख गया, यही जल क्रांतता है। पंजाब में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसमें भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी भूमि क्या होती है, बंजर होती चली जाती है। जल क्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। यानी कि मृदा क्या होती है, उर्वरता विहीन होने लगती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें मृदा की उर्वरता शक्ति घटने लगती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है और अंततः ये बंजर ही हो जाती है। जल क्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है मृदा संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखे, निबंध लिखिए। वैसे तो मृदा संरक्षण के बारे में आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा भी देख लीजिए। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास के माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय का पोषण भी करता है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित भी करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि के पूर्ण ही होता है, जटिल प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण, यहाँ पे भूक्षरण है, भूक्षरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए बाढ़ का पानी आया और कहीं का मिट्टी कहीं कर दिया, हवा आया, हवा बाउंडर और वो कहीं का मिट्टी कहीं कर दिया, कहीं बालू ले आकर पीट दिया तो कहीं कुछ, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जैसे कि घर भरते हैं, ये मिट्टी को काट के कहीं ले जाके रख देते हैं। कई कारण हैं जिसके कारणों से क्या होता है कि मृदा जो होती है, मृदा की बर्बादी होती है और बहुत वर्षों के बाद में मृदा की 1 सेंटीमीटर बढ़ती है पृथ्वी पर। मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है, जैसे वायु, जल के तेज बहने से, जल क्रांतता से, अति पशुचरण से, के खनन से, यानी कि पशु ज़्यादा चरेंगे तो उसके खुर से जो मिट्टी के कण उखड़ जाएंगे वह हवा या फिर पानी के माध्यम से दूसरे जगह पे यानी नाली के माध्यम से वो महासागर में चले जाएंगे, ठीक है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग से भी मिट्टी उर्वरता विहीन हो जाती है, भंगुर बन जाती है, यानी बलुई मिट्टी के जैसा हो जाती है और वो मिट्टी धूल के कण बन के उड़ जाती है और कहीं और जाके चिपक जाती है। अनुक्रियाओं के द्वारा होता है वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि के द्वारा भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका भी है, ठीक है। और इनकी अनुक्रियाओं में आप देखें, वृक्षारोपण से मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्तें है, यानी कि वृक्षारोपण क्या है हमारे लिए मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्तें है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इसकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता होता है। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करने से मृदा की संरक्षण में सहायता किया जा सकता है। तो आप समझ गए हमारे द्वारा कि मृदा संरक्षण से क्या होता है और कैसे आप मृदा संरक्षण करेंगे। अधिक से अधिक पौधे लगाएं और मिट्टी की कटाव जहाँ होती है वहाँ पे पौधे लगाएं, वहाँ पे ऐसे चट्टान बांध दें ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। ये सारी क्या है मृदा संरक्षण का उपाय है और अपने मन से स्वयं भी लिख सकते हैं इसके बारे में जो आप समझते हैं। आप इसे 2 बार, 1 बार, 3 बार देखेंगे, सुन लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न होगा जो कि दीर्घ उत्तरीय का, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में पशुओं के मामला में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या है, नगण्य है, बहुत कम के बराबर है। इसका क्या कारण है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 102 से आंसर लिखिए। भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देश में शामिल किया गया है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के पास कौन से ऐसे देश है
जिसके पास पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। और दूध उत्पादन वर्गीय क्यूवियर ने किसकी खोज की थी? श्वेत फ्लड की खोज शुरुआत किसने की थी? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। किंतु अस्थायी चरगाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुचरण का इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्षों अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को विशुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का 54% भूमि ही कृषि योग्य होगी। जो आपको शुरू में बताए थे कि कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होगी, तो लगभग 55 या 54% तक ही जो भारत की क्षेत्रफल है उतना पे कृषि होती है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का कारण क्या है? इसका कारण निम्नलिखित है, इस प्रकार है। आप 1, 2, 3 करके इसे लिखेंगे। उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता, दूसरा चरगाह के लिए भूमि की कमी, तीसरा वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, चौथा बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव और पांचवा भूमि का अभाव इत्यादि। ये सारे कारण क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था में पशु अगर नगण्य हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है। चलिए दोस्त, ये वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आपका परियोजना कार्य बचा है, ये कोई खास नहीं, ये आप स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, आपका हमने पूरा कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन है उसका कंटेंट अच्छे तरीक़ा से समझाए, और हमने ऐसा ही किया है। और हम बस आपसे इसके बदले में एक ही चीज़ चाहते हैं कि यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे क्लिक करके और भी वीडियो को देख सकते हैं। और आप इससे जुड़ भी सकते हैं। हम तो कहेंगे कि जुड़ जाइए, और अपने कमेंट बॉक्स में उसमें लिखेंगे आपको और किस चीज़ की फेयर की ज़रूरत है, और या फिर कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बना दें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।